Well, welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So, today is day 50 of an inexorable free crash course for MCA CET 2025. जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। सो बाइनोमियल थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अगर अभी तक आपने, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज नोट्स एंड नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और एक इम्पोर्टेंट नोट आपके लिए ये है कि हमने मॉक टेस्ट सीरीज को शुरू कर दिया है। ओके, करेंटली पार्ट टेस्ट आना शुरू हो चुके हैं, सो पार्ट टेस्ट आपको मिलेंगे। मॉक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी रोल्ड आउट है। ओके, अगर आपको एनरोल करना है इसके लिए तो यू कैन एनरोल इट फॉर ₹499, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो यू विल गेट द लिंक, वहां से जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट सो दैट यू कैन मेजर आउट कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना अच्छा अभी तक हुआ है। ओके, मूविंग अहेड, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है समझ लेते हैं। तो सबसे पहले चीज, बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि टर्म क्या होता है। ओके, व्हाट इज द टर्म। तो टर्म हमको अगर बताना है तो हम कह सकते हैं कुछ भी अगर हमारे पास में, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 4x⁴, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो 4 जो हमारा है, ओके, 4x और ये 2 हमारा क्या क्या है इसको समझना इंपॉर्टेंट है। x क्या है हमारा, x एक वेरिएबल है। ओके, x इज अ वेरिएबल, और वेरिएबल के साथ में जो लगा हुआ नंबर रहता है दैट इज कॉल्ड एज द कोएफिशिएंट। ओके, दिस इज द कोएफिशिएंट, और ये जो 2 है दिस इज आवर पावर। ठीक है, 2 हमारा यहाँ पे पावर है। ओके, अब ये सब कुछ मिला के, ओके, ये सब कुछ मिला के जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड एज अ टर्म। ओके, तो इसको हम कहते हैं टर्म। वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर यहाँ पे अब कुछ चीजें जो कि वेरी कर सकती है। अब यहाँ पे ये पावर वेरी कर सकता है, ये 0 2, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ओके, सॉरी, होल नंबर हो सकता है। सो यहाँ पे पावर जो है, पावर आई कैन से कि पावर, ओके, बिलोंग्स टू होल नंबर कैटेगरी। तो पावर होल नंबर हो सकता है, 0 से लेके कहीं तक भी जा सकता है, या फिर नेगेटिव इंटीग्रल भी हो सकता है। ओके, तो हम इसको यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं फॉर अ बेटर वे, इन अ वे। अगर हमको चाहिए तो हम इसको इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो हम इसको रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी फ्रैक्शन। ओके, तो पावर जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर में ही हो, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, सो वेरी क्लियर। तो हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास पावर है। फिर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, A to Z हमारे पास में जो अल्फाबेट्स हैं उसको हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी अनदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम यूज कर सकते हैं टू डिनोट अ वेरिएबल। और जो कोएफिशिएंट है वो भी यहाँ पे वेरी कर सकता है, ये 1 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ये जो टोटल हमारे पास में कॉम्बिनेशन बनता है दिस बिकम्स अ टर्म। तो ये हमारे पास में एक टर्म है। तो जब हमारे पास में दो ऐसे टर्म्स होते हैं एक साथ में तो उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। दैट मीन्स कि अगर मैं बोलूं जैसे 2x प्लस ऑफ y, ओके, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर अगर मैं बोलूं कि लाइक x प्लस वाई, तो भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं x प्लस 1, तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर मैं बोलूं 2x² प्लस 3x, तो ये भी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ओके, बिकॉज टर्म्स अलग अलग है ना। और जैसे 2x² प्लस 3x ऐड नहीं किए जा सकते हैं, क्यों? यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x है, इसीलिए हम इसके जो पावर्स है उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पावर्स को ऐड नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों टर्म्स सेपरेट टर्म्स बनते हैं। तो दीज आर दी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो कोई भी दो टर्म्स के साथ में एक एक्सप्रेशन, उसको हम कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, बढ़ते हैं आगे। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, मतलब कि अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है, दैट मींस कि यहाँ पे जो ये n की वैल्यू है, अगर ये पॉजिटिव है तो, ओके, इफ इट इज पॉजिटिव गिवन, अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, x प्लस ए द होल रेज टू द पावर n अगर हमारे पास में दिया है। ओके, x प्लस ए द होल रेज टू द पावर n अगर हमारे पास में दिया है, जहां पे n एक पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स है। ठीक है, पॉजिटिव अगर ये है तो हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं एज NC0 x⁻n। ओके, हमारा यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है वो NC0 से शुरू होता है। ओके, और NC0 क्या होता है? ओके, NCR हमने पढ़ा था। ओके, वी हैड स्टडीड NCR। एनसीआर हमने कहाँ पढ़ा था? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमने ये
पढ़ा था अच्छी तरीके से, राइट? सो यहाँ पे हमको जो कोएफिशिएंट है वो हमको मिलता है विद द फॉर्मूला ऑफ एनसीआर, ठीक है? तो इनिशिएट होता है ये 0 से, तो NC0, NC1, NC2 एंड सो ऑन, इट गोज अप टिल द NCN। यहाँ पे NCN तक ये जाता है, ओके? जहाँ पे n की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है और x और a जो है ये रैशनल नंबर्स है, ठीक है? x जो है और a है दैट इज अ रैशनल नंबर, ओके? सो बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स क्या होता है? दैट इज x प्लस a द होल रेज टू n इज इक्वल्स टू NC0, ओके? NC0 x रेज टू n प्लस NC1 x रेज टू n माइनस 1 एंड a रेज टू 1, फिर NC2 x रेज टू n माइनस 2 एंड a रेज टू 2। तो यहाँ पे क्या होता है, इनिशिएट हम जब करते हैं तो x का पावर n होता है, ओके? फिर हर एक स्टेप में वो एक एक से कम होते जाता है और x का जो सेकंड टर्म होता है हमारा उसका पावर पहले 0 होता है और वो फिर एक एक टर्म से बढ़ते जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे नथिंग बट हमारे पास में a रेज टू 0, क्यों? बिकॉज a रेज टू 0 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 को लिखा नहीं हमने। फिर देखो यहाँ पे a रेज टू 1 हो गया, फिर यहाँ पे देखो a रेज टू 2 हमको मिल गया एंड सो ऑन, लास्ट में जाते जाते a रेज टू n हो जाएगा और जो पहला टर्म था ये x रेज टू जैसे यहाँ पे है तो 0 हो जाएगा, ओके? क्लियर? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन जो कि आपका एंटायर बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है एंड दिस इज द मोस्ट बेसिक फॉर्मूला एक्सपेंशन इन द बाइनोमियल थ्योरम जो कि आपको याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं आगे, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं? अब बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं जो हमने यहाँ पे देखा, जैसे NC0, NC1, NC2 एंड लास्ट में जाते थे NCN, ये सब हमारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, ओके? तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं ये सब हमारे। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट अगर कोई भी कोएफिशिएंट फाइंड करना है, ओके, इफ यू हैव टू फाइंड एनी कोएफिशिएंट तो आप सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं NCR फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है? वेरी क्लियर। बढ़ते हैं आगे, जनरल टर्म क्या होता है? एक जनरल टर्म दैट मींस कि अगर मुझे किसी भी एक टर्म को एक्सप्रेस करना है, ओके, किसी भी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, किसी को भी एक्सप्रेस करना है ऑफ द एक्सपेंशन x प्लस a द होल रेज टू n, तो मैं यहाँ पे r प्लस 1 टर्म को एक्सप्रेस कर सकता हूँ इन द जनरल फॉर्म, दैट इज t r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR, ओके? NCR, तो यहाँ पे जो r है r प्लस 1 था बट यहाँ पे हम NCR ले रहे हैं इनटू x रेज टू n माइनस r इनटू a रेज टू r। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे हमने t r प्लस 1 क्यों लिया? वो इसलिए लिया हमने क्योंकि अगर देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बैक टू हमारे इस एक्सपेंशन पे जाए, ठीक है, जो अभी हमने देखा था, अगर हम यहाँ पे एक बार ध्यान से थोड़ा देखें समझे, देखो ये जो हमारे पास में टर्म है ये कौन सा टर्म? हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो है, यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे ये देखो ये जो 0 हमको मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, हम ले रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको हम जब 0 कंसीडर कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पे r की वैल्यू है, तो r की वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन टर्म ही हमारा फर्स्ट है, तो ये दिस इज अवर r प्लस 1, इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज r की वैल्यू तो 0 है पर ये टर्म है, तो r प्लस 0 टर्म का नंबर है, ओके? दैट मीन्स अगर हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, सेकंड के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे r का वैल्यू है 1 और उसमें एक 1 ऐड हो रहा है, ओके, ठीक है? तो इसीलिए हम यहाँ पे इस तरीके से हम इसको r प्लस 1 कहते हैं, ओके? आई होप सो ये क्लियर हो रहा होगा थोड़ा चीज, ओके? चलिए बढ़ते हैं आगे। सो टी आर प्लस 1 क्या है हमारा? दैट इज NCR, दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास में वैल्यू दिया, अगर मैं बोलूं आपको कि आपको T13 फाइंड करना है, तो T13 फाइंड करना दैट मीन्स कि हमको T12 प्लस 1 फाइंड करना है। तो R की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल रही है 12, दैट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी व्हाट? NC, ओके, NC12 इनटू x रेज टू n माइनस 12 इनटू a रेज टू 12, ये होगा हमारा T13 का वैल्यू, ओके? तो T13 का हमारा वैल्यू जो होगा वो ये होगा, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड एक्सपेंशन है, उसको भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पहला है कि जनरल टर्म इन एन एक्सपेंशन, ओके, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस a द होल रेज टू n, x माइनस a द होल रेज टू n का जनरल टर्म एक्सपेंशन क्या होगा? टी आर प्लस 1 सेम रहेगा, NCR ये भी सेम रहेगा, x रेज टू n माइनस 1 ये भी सेम रहेगा, ओके, एंड a रेज टू r ये भी सेम रहेगा। सिर्फ इसमें एक चीज मल्टीप्लाई होगी, दैट इज माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू r।
ठीक है, बिकॉज ये हमारा फॉर्मूला जो है माइनस में, तो इसीलिए हम इसमें एक चीज मल्टीपल, दैट इज माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू आर। अगर फर्स्ट टर्म है तो दैट मीन्स कि ये हमारे पास में अगर फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म अगर है तो हमारा आर का वैल्यू 0 हो जाएगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड टर्म है तो आर की वैल्यू हमको 1 मिलेगी, दैट मीन्स कि नेगेटिव होगा। तो इसीलिए देखो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं जैसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर लिखते हैं जब, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है। पर अगर मैं a माइनस बी द होल स्क्वायर के बारे में बात करूं तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है। ओके, तो यहाँ पे जब माइनस है तो पहला टर्म पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 0 है, तो -1 रेज टू 0 विल बिकम 1, दैट मीन्स की पॉजिटिव मिलती है। फिर -1 रेज टू 1 क्या होगा, माइनस होगा, तो इसलिए देखो यहाँ पे माइनस मिलता है। तो जब हमारे पास में माइनस होता है, ओके, जब हमारे पास माइनस होता है बीच में, एक बाइनोमियल के बीच में जब माइनस साइन होता है तो हमारे साइंस अल्टर करते हैं, दैट मीन्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से हमारा अल्टरेशन चलते रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन। ठीक है, जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन, तो हमारे पास पहले x माइनस ए द होल रेज टू एन था, इसको हमने चेंज कर दिया 1 प्लस एक्स द होल रेज टू एन में। इसका जनरल टर्म क्या होगा, इसका जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एन सी आर इंटू एक्स रेज टू आर। ठीक है, तो यही हमारा जनरल टर्म यहाँ पे होने वाला है, बिकॉज 1 के ऊपर आप कुछ भी पावर लगा दो हमेशा 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, तो इसीलिए ये इसका जनरल टर्म होता है। और अगर बीच में प्लस की जगह माइनस आ गया है तो आपको सिंपली क्या करना है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, सिर्फ उसमें -1 द होल रेज टू आर को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, -1 द होल रेज टू आर को आप उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग अहेड, नेक्स्ट, in the binomial expansion of, okay, in the binomial expansion of x plus a the whole raised to n, the pth term from the end is the n plus n minus p plus of 2 truth term from the beginning. Okay, that means कि अगर हम किसी p टर्म के बारे में बात करें फ्रॉम द लास्ट, ओके, फ्रॉम द लास्ट में बोल रहा हूँ कि 7th टर्म चाहिए हमको, ठीक है, 7th टर्म। तो फ्रॉम द लास्ट अगर मुझे 7th टर्म चाहिए तो बाय फॉरवर्ड ऑर्डर अगर मैं जाऊंगा तो दैट विल बी n माइनस p प्लस ऑफ 2, ये हमारा फॉरवर्ड ऑर्डर में उसका पोजीशन होगा। जैसे कि देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पे a प्लस b द होल क्यूब के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी a क्यूब प्लस ऑफ 3a स्क्वायर b प्लस ऑफ 3ab स्क्वायर प्लस ऑफ b क्यूब। अब मैंने यहाँ पे एक बहुत ही छोटा फॉर्मूला लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगर मैं बोलूं लास्ट से मुझे सेकंड, मतलब कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ p का पोजीशन है 2, तो p का पोजीशन अगर 2 है तो ये टर्म होगा हमारे पास में, राइट है। ओके, तो पीछे से अगर हमारे पास 3a स्क्वायर b है, लेकिन फॉरवर्ड ऑर्डर से आएंगे तो कुछ अलग होगा। अब देखो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है हमारा, n की वैल्यू हमारी है 3। अब हमको देखो क्या चाहिए, अगर मुझे इस टर्म का फॉरवर्ड से मुझे यहाँ पे नंबरिंग चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, n माइनस p प्लस ऑफ 2 कर सकता हूँ। तो n क्या है हमारा 3 है, 3 माइनस p का वैल्यू क्या है 2 है, वन सेकेंड, और प्लस ऑफ 2 करूंगा तो ये सब कैंसिल, 2 और प्लस 2 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3। दैट मीन्स कि फॉरवर्ड ऑर्डर से देखो थर्ड पोजीशन पे ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है थर्ड पोजीशन पे। और बैकवर्ड ऑर्डर से अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ये 1 था, ये फिर 2 था, राइट। आई होप सो कि आप समझ पा रहे होंगे क्या चीज है ये, कि अगर बैकवर्ड ऑर्डर से आ रहे हो कोई पी पोजीशन में कोई कोई एलिमेंट है तो फॉरवर्ड ऑर्डर से उसका जो नंबरिंग हो दैट विल बी n माइनस p प्लस ऑफ 2। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म क्या होता है। इंडिपेंडेंट या कांस्टेंट टर्म एक ऐसा टर्म होता है जिसका वेरिएबल वैल्यू 1 होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में अगर 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर जो है यहाँ पे इस वेरिएबल का कुछ वैल्यू है, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे किसी दिन x की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, अगर इनकेस यहाँ पे x इक्वल टू 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 4 इंटू टू हो जाएगा, दैट मीन्स 2 टू 4 एंड 16 का वैल्यू ले लेता है। ठीक है, पर अगर यहाँ पे इनकेस मैं बोलूं कि 4x रेज टू 0 है, ठीक है, अब 4x रेज टू 0 हमारे पास में, तो x का कुछ भी वैल्यू होने दो, 1 होने दो, 2 होने दो, फ्रैक्शन होने दो, रैशनल नंबर होने दो, एनीथिंग होने दो, हमको पता है कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसका पावर इसके साथ में कुछ भी अगर मल्टीप्लाई कर दे, एनीथिंग इफ यू मल्टीप्लाई, तो हमको हमेशा आंसर लेकिन 4 ही मिलेगा, दैट मीन्स इसका वैल्यू कांस्टेंट है। और उसी के साथ में मैं ये भी कह सकता हूँ कि x रेज टू 0 इज इक्वल टू हमारा 1, तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसका आंसर 4 है। तो इसका आंसर कभी भी चेंज नहीं होता, जिस टर्म का आंसर कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, इफ आई राइट दिस आउट कि द टर्म
that does not changes its value ever is called what? कांस्टेंट टर्म या फिर इंडिपेंडेंट टर्म. ठीक है. नेक्स्ट, मिडिल टर्म के बारे में बात करते हैं. मिडिल टर्म इन बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? अगर हमारे पास में n, ओके, इफ n इज द इवन नेचुरल नंबर, ठीक है, अगर n यहाँ पे इवन नंबर है तो n प्लस टू प्लस वन nth विल बी द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस a x प्लस a द होल रेज टू n. ओके, तो क्या है फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास में कि अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमारे पास में एक्सपेंशन में, ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स एक्सपेंशन में है तो n बाई टू प्लस ऑफ वन टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा इन द एक्सपेंशन. और n बाई टू प्लस ऑफ वन क्या हो जाएगा यहाँ पे? नथिंग बट दैट विल बी n c n बाई टू, बिकॉज यहाँ से वन हट जाएगा, ये हमारा r का वैल्यू है. और x रेज टू n बाई टू इंटू a रेज टू n बाई टू, ये हमारे पास में हमको मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस विल बी अवर मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल अगर n की वैल्यू इवन है तो. और अगर ये ऑड है, ओके, इफ n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में ऑड मिल रहा है, इफ इट इज ऑड, तो हमको यहाँ पे दो मिडिल टर्म्स मिलेंगे. द फर्स्ट वन विल बी एट n प्लस वन बाई टू, और दूसरा जो हमको मिलेगा दैट विल बी n प्लस थ्री बाई टू. ओके, अब एक चीज ध्यान देना कि पिछले वाले में n बाई टू प्लस वन था, ठीक है, इवन अगर है तो n बाई टू प्लस वन है, और ऑड अगर है तो n प्लस वन बाई टू और n प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा. ठीक है, तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे हमारा वैल्यू भी मिल जाएगा. तो अगर आपको n प्लस वन बाई टू चाहिए तो यहाँ पे n c n माइनस वन बाई टू कर सकते हैं. और अगर आपको यहाँ पे, ओके, और अगर आपको यहाँ पे n प्लस थ्री चाहिए तो यहाँ पे आपका n प्लस वन बाई टू हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपके दो फॉर्मूला है अगर हमारा मिडिल टर्म फाइंड करना है हमको फॉर एन ऑड सीक्वेंस. ठीक है, n की वैल्यू ऑड है तो. ठीक है, तो ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स द n वन प्लस एक्स द होल रेज टू n. तो अगर हमको हमारे पास इफ यू हैव x प्लस a द होल रेज टू n देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इट थ्रू आउट बाय a रेज टू n एंड कन्वर्ट इट टू वन प्लस एक्स द होल रेज टू n. जैसे कि अगर हमारे पास में कुछ इस तरीके का नंबर दिया है तो देखो जब भी हमारे पास में कुछ x प्लस एक फॉर्म में है तो हम इसको हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं वन प्लस एक्स द होल रेज टू n. अब जैसे देखो यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि x प्लस फोर, ओके, द होल रेज टू थ्री. दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या मिल रही है हमको? a की वैल्यू यहाँ पे फोर मिल रही है. तो हम क्या करेंगे, इसको हमको कन्वर्ट करना है एज वन प्लस एक्स. तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, व्हाट आई विल डू, मुझे यहाँ पे चाहिए वन प्लस एक्स के फॉर्म में. तो मैं सबसे बड़ी चीज है फोर को मैं डिवाइड कर दूंगा फोर से. ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर डिवाइड करता हूँ प्लस ऑफ फोर, ओके, अब इसको अगर मैं डिवाइड करूँ फोर से और इसको भी मैं डिवाइड करूँ फोर से, और ये क्योंकि क्यूब है तो क्यूब है तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो डिवीजन है ये पूरा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है. ये जो फोर हमने लिखा है दिस इज नॉट जस्ट ओनली फोर, दिस इज फोर का क्यूब. ठीक है, तो ये फोर का क्यूब है हमारे पास में. तो अगर फोर का क्यूब है तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा फोर क्यूब से, तभी तो हम इसको बैलेंस कर पाएंगे. तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. तो वी कैन राइट दिस एज कि दिस इज नथिंग बट एक्स बाई फोर प्लस ऑफ वन द होल क्यूब इंटू फोर का क्यूब. ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है. अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम या तकलीफ हो सकती है. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे. तो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं. तो देखो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे फाइंड हम कर सकते हैं. हम एक चीज का सपोजिशन करते हैं कि लेट अज्यूम कर लेते हैं कि टी आर प्लस वन जो है वो ग्रेटर है देन टी आर. ठीक है, तो टी आर प्लस वन कोई एक टर्म है जो कि टी आर है और कोई एक टर्म है जो कि टी आर प्लस वन, तो मतलब कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट टर्म हमको चाहिए ना. तो ग्रेटेस्ट टर्म अगर हमको चाहिए तो यहाँ पे जो आर है ना, ये आर हमको ग्रेटेस्ट टर्म देगा. तो देखो आर को यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे, अगर हम सब कुछ फॉर्मूला वगैरह लगा दे तो हम फाइनली आर को सॉल्व कर पाएंगे एज एन प्लस वन. ओके, एन प्लस वन मॉड्यूलस ऑफ एक्स. ओके, मॉड्यूलस ऑफ एक्स दैट मीन्स कि जो भी हमारे पास में एक्स की वैल्यू है वो यहाँ पे डाल देना है. फिर मॉड्यूलस ऑफ एक्स डिवाइड करना है उसको मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन से. ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, जिसको मैं फाइनली लिख सकता हूँ कि आर की वैल्यू जो कि दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू आई प्लस एफ. बिकॉज ये कोई तो भी या तो नंबर होगा, इंटीग्रल नंबर होगा, या तो कोई भी फ्रैक्शन होगा. तो जहाँ पे आई जो है वो एक इंटीजर होगा. ठीक है, यहाँ पे आई एक इंटीजर होगा, साथ में एफ जो होगा वो एफ जीरो टू वन के बीच में लाई करेगा, और वो इक्वल टू जीरो हो सकता है
क्योंकि अगर मैं बोलूं ओनली 4 आया दैट मीन्स कि यहाँ पे फ्रैक्शन का वैल्यू तो +0 हो गया, ठीक है। तो आई के यहाँ पे जो फ्रैक्शन का वैल्यू हमारे पास है, फ्रैक्शन का वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम बीइंग 0, ओके, 0 से लेके ये 1 के से छोटा होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ये 1 के इक्वल हो गया, ये वैल्यू हमारा 1 के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ओके। तो इससे अब हमको कैसे मिलेगा ग्रेटेस्ट टर्म? तो अगर हमारे पास में इफ f इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स कि tr एंड t+1, ठीक है, tr और t+1 जो है वो इक्वल है और दोनों ही ग्रेटेस्ट है, ओके। सो tr एंड t+1 जो हमारे पास में है, tr एंड tr+1, सॉरी, tr एंड tr+1 जो हम दोनों ही हमको मिल रहे हैं, दोनों ही इक्वल होंगे और ग्रेटेस्ट होंगे, ओके। इफ एट ऑल, ओके, इफ एट ऑल f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है, f की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर लाई करता है तो tr+1 यहाँ पे ग्रेटेस्ट हो जाएगा। चलो इसे समझते हैं, लेकिन उसके पहले आप ये फॉर्मूला जरूर याद रख लीजिएगा। क्या फॉर्मूला है हमारा? r is less than equal to n plus 1, okay, in modulus x, ठीक है, r is less than or equal to n plus 1 in modulus x the whole upon modulus of x plus 1, ठीक है। तो ये हम हमारे पास में फॉर्मूला है। अब देखो हमारे पास में क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ द 2 plus 3x the whole raised to 9, जहां पे x की वैल्यू 3/2 है। ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है कि हमारे पास में जो ये बाइनोमियल हमारे पास में एक्सप्रेशन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे टू 1 + x के फॉर्म में। तो इसको अगर कन्वर्ट करना है तो आई कैन राइट दिस एज 2 + 3x द होल रेज़ टू 9, ओके। अब इसको अगर मुझे यहाँ पे 2 को कन्वर्ट करना है 1 में, तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 2/2 प्लस ऑफ 3x/2, ओके, द होल रेज़ टू 9। अब क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो 2 रेज़ टू 9 एंड 2 रेज़ टू 9 यहाँ पे कॉमन, तो डिनोमिनेटर में अगर 2 रेज़ टू 9 आया तो इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2 रेज़ टू 9 से, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमको आंसर मिलेगा। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज़ टू 9 से, ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सो दिस विल बिकम 2 रेज़ टू 9, ओके, 2 रेज़ टू 9 इंटू 1 + 3x/2 द होल रेज़ टू 9, ओके, ये हमको मिल गया, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट टर्म अगर हमको चाहिए, ओके, इफ वी नीड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो हमको पता है कि r इज लेस देन और इक्वल टू n+1, ठीक है। n की वैल्यू n+1, चलो लिख देता हूँ पहले फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ x द होल अपॉन मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं, n की वैल्यू है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। सो 10 इंटू मॉडुलस ऑफ 3/2 x, बट x की वैल्यू हमारे पास में 3/2 है, सो 3x यहाँ पे लिखने वाले थे हम, लेकिन x की जगह पे मैं 3/2 लिख सकता हूँ बिकॉज 3/2 वैल्यू दिया हुआ है। द होल अपॉन x की वैल्यू 1/3/2 एंड 3/2, ओके, प्लस ऑफ 1, तो इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 एंड 9/4, तो 10 इंटू 9 दैट इज 90, तो 90/4 द होल अपॉन दिस बिकम्स 9/4 एंड 4 + 1 विल बी है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 + 1 13, 4 + 1 4, 4 इंटू 1 इज अ 4, 4 + 9 इज अ 13/4, तो 4 और 4 कैंसिल, हमको मिलता है 90/13, जिसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 6, बिकॉज 13 6 जा 78 और 13 7 जा 70 91 होता है, तो बचेगा हमारे पास में 12, तो 12/13, और आपको पता है कि r को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ, ओके, तो दिस इज नथिंग बट 6 + 12/13, ये हमको मिल रहा है, ओके। ये हमारा r की वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, और ये जो हमारा है दिस इज द वैल्यू ऑफ f, तो f की वैल्यू यहाँ पे समथिंग है, तो जब हमारे पास में f नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारा ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, दैट इज t r+1, ये हमारा ग्रेटेस्ट टर्म होता है। तो tr+1 अगर हमको चाहिए तो दैट मीन्स कि इसका वैल्यू क्या होगा tr+1 का, सबसे पहली चीज है 2 रेज़ टू 9 जो है ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 रेज़ टू 9 यहाँ लिखते हैं हम, ओके, सो 2 रेज़ टू 9 इंटू NCR, ओके, NC, n की वैल्यू क्या है वैसे 9 है, तो 9CR, r की वैल्यू क्या है 6 है, NC 6, उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, ओके, 1 का तो पावर कुछ भी रहने, तो 1 का पावर यहाँ पे 6 होना है, तो 1 रेज़ टू 6 था, और 3/2 इंटू 3/2 द होल रेज टू, ओके, n माइनस आर, दैट मीन्स 9 - 6 इज 3, ये हमको मिलता है। सो अगर हम इसको सॉल्व कर दें सही तरीके से तो
सॉल्व करें तो फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कौन सा होता है उसको हम अगर फाइंड करें तो कैसे फाइंड, तो अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, अगर n की वैल्यू ऑड है, ठीक है, हमारे पास में जो एक्सपेंशन है दैट इज व्हाट 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n के बारे में अगर हम बात करें, या फिर हम बात करें x प्लस ए द होल रेज टू n के बारे में बात करें, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू ऑड है तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा n सी एन बाई टू का, ठीक है, n सी एन बाई टू का। और इफ n की वैल्यू इवन है देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होंगे दो टर्म्स का, दैट इज n सी एन प्लस वन बाई टू एंड n सी एन प्लस थ्री बाई टू। ओके, यहाँ पे हमारे पास में दो डिफरेंट टर्म्स होंगे जिसका कोएफिशिएंट सेम होगा अगर इवन है, ओके, वही ग्रेटेस्ट होंगे, और अगर ऑड है तो सिर्फ एक ही टर्म का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। ओके, सो कोएफिशिएंट्स ऑफ, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वंथ टर्म, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ r प्लस वंथ टर्म के बारे में अगर हम बात करें, किसी भी एक टर्म के कोएफिशिएंट के बारे में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n है, तो इसमें अगर मुझे r प्लस वंथ टर्म का कोएफिशिएंट है तो ये होगा एनसीआर, और अगर 1 माइनस एक्स द होल रेज टू n है तो इसमें सिंपली आपको एनसीआर ही आपका इसमें भी रहेगा, लेकिन इसमें सिर्फ क्या करना, माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू r आपको कर देना है, ठीक है, माइनस ऑफ 1 द होल रेज टू r आप कर दोगे तो आपको यहाँ पे अगर बीच में नेगेटिव साइन है तो उसका कोएफिशिएंट आपको मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं इन ट्राइनोमियल, अगर एक्सपेंशन करोगे तो वो भी समझ लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो कि एक ट्राइनोमियल में एक्सपेंशन पे होते हैं, तो अगर हमारे पास में a प्लस बी प्लस सी द होल रेज टू n है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे दैट विल बी n प्लस वन, ओके, n प्लस वन इंटू n प्लस टू दैट होल डिवाइडेड बाई टू, ओके। और अगर एक मल्टीनोमियल है जहां पे हमारे पास में फोर, ओके, फोर टर्म्स हैं, तो वहां पे टर्म्स क्या होंगे, वन प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री द होल डिवाइडेड बाई सिक्स। ओके, ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स क्यूब एंड वाई रेज टू 4 इन 2x प्लस 3y स्क्वायर द होल रेज टू 5। इसमें बताना है हमको कि एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब वाई रेज टू 4 का कोएफिशिएंट क्या होगा। अब सबसे पहली चीज अगर हम समझें यहाँ पे, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट थिंग। तो हमारे पास में जो बाइनोमियल दिया हुआ है, दिस इज 2x प्लस 3y स्क्वायर, ये हमारे पास में बाइनोमियल है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमको एक्स क्यूब चाहिए, दैट मीन्स कि यहाँ पे पहला वाला जो है क्यूब होना चाहिए, ठीक है, क्यूब होना चाहिए। तो अगर हम शुरू करेंगे, जब हम इसको सीरीज को शुरू करेंगे यहाँ पे, तो ये जो 2x है ये स्टार्ट होगा विद द पावर ऑफ 5 और ये स्टार्ट होगा विद द पावर ऑफ 0, और आगे बढ़ते बढ़ते ये फिर पावर ऑफ 5 से फिर पावर ऑफ, ये पावर ऑफ 5 से फिर पावर ऑफ 3 पे जाएगा, ये रिड्यूस करेगा और ये इंक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इसका रिडक्शन पावर ऑफ 3 पे चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा उस टाइम पे कोएफिशिएंट क्या होगा, ओके, एन सी आर हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, एन सी आर फिर एक्स रेज टू आर इंटू ए रेज टू एन माइनस आर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक्स के ऊपर यहाँ पे ये जो एक्स है एक्स के ऊपर क्यूब चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम इसको क्या करेंगे, एन, दैट मीन्स एन की वैल्यू क्या है, पहले तो हमारी 5 है, ठीक है, आई विल राइट दिस 5 सी आर, आर की वैल्यू क्या हमारी मिल रही है 3 है, ठीक है, 5 सी 3 एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे क्या है 2x है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x रेज टू द पावर 3, और फिर क्या हमारे पास है 3y स्क्वायर, ओके, 3y स्क्वायर द होल, 3y स्क्वायर द होल, यहाँ पे इसका n माइनस आर, दैट मीन्स 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो 2 है यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 और 2 क्या करेगा, स्क्वायर बना देगा, राइट, इसको स्क्वायर कर देगा ये यहाँ पे। तो हम अगर आगे बढ़ेंगे, जब यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो कोएफिशिएंट बताना है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5c3 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, ओके, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 इंटू 3, ठीक है। अब ये जो 5 फैक्टोरियल है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया,
2 फैक्टोरियल, ओके 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2, तो 2 फैक्टोरियल और ये 2 कैंसिल हो गए हमारे पास में, ठीक है, कैंसिलेशन हो गए, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9, तो 4 9 जा 36, 36 2 जा 72, 72 और 0 720, दैट मींस कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बनता है। ओके, क्वाइट अ इजी क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये। ओके, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा सही तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए ना जहां पे सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशन आपको बताना है, सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, सबसे सिंपल तरीका। जैसे देखो, अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं तो a प्लस बी द होल स्क्वायर जब हमारे पास में है तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर, राइट है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 इज अ 3, 3 प्लस 1 इज अ 4, तो 4 यहाँ पे मिल रहा है हमको, राइट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो देखो, a की वैल्यू को अगर मैं 1 कर दूं और b की वैल्यू को 1 कर दूं तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो जब भी आपके पास में ऐसा कुछ आए जहां पे सम ऑफ कोएफिशिएंट बताना है आपको, तो सिंपली जो भी वेरिएबल्स आपको बाइनोमियल में मिल रहा है उस सबकी वैल्यू को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है, तो x की वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एज 1। ठीक है, तो 45 माइनस 49 द होल रेज टू पावर 4 कितना हो जाएगा, ये दैट विल बी माइनस ऑफ 4 टू द पावर 4, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 4 इज 16, तो 16 इंटू 16 कितना, 256, तो 256 यहाँ पे ऑप्शन डी विल बिकम द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो वेरी सिंपल। अगर ये आपको नहीं आएगा ये तरीका, तो आप फिर इसको सॉल्व करते रह जाओगे और क्वेश्चन सॉल्व में बहुत टाइम लगेगा। बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, सिमिलर ऑर्डर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट इन द एक्सपेंशन 5x माइनस 4y द होल रेज टू 100। ठीक है, यहाँ पे सेम है हमारे पास में, 5x माइनस 4y द होल रेज टू 100 बताना है हमको। तो सिंपल तौर पे क्या करेंगे, x की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लो, y की वैल्यू को 1 कंसीडर कर लो, तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4 द होल रेज टू 100 करना है, दैट मींस कि 1 रेज टू 100 करना है, तो 1 रेज टू 100 क्या होगा, 1 ही होगा, दैट मींस कि ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर इनफ। नेक्स्ट, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन, हमको बताना है कितने टर्म्स यहाँ पे एक्सपेंशन में है। अब सबसे पहली चीज अगर आप समझोगे यहाँ पे, सबसे पहली चीज, तो हमारे पास में यहाँ पे दो बाइनोमियल्स हैं जिनका एक्सपेंशन को ऐड करने को बोला है। तो पहला अगर मैं देखूं यहाँ पे, पहला जो फर्स्ट अगर मैं देखूं तो इट इज 4x प्लस 7y द होल रेज टू 10, दूसरा है 4x माइनस 7y द होल रेज टू 10। ठीक है, तो दोनों ही बाइनोमियल्स एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ यहाँ पे साइन का डिफरेंस है, और दोनों का पावर भी एग्जैक्टली सेम है, तो n की वैल्यू सेम है। अगर मैं बात करूं इसके बारे में, यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स आएंगे, यहाँ पे हमारे पास में 11 टर्म्स आएंगे। देखो यहाँ पे पावर 10 है ना, तो टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो पावर हम जो टर्म्स होगा इट विल ऑलवेज बी r+1। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 11 टर्म्स आएंगे। ओके, क्लियर इनफ, यहाँ पे भी 11 टर्म्स आएंगे। अब क्योंकि ये जो सेकंड वाला हमारे पास में है, तो इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, अल्टरनेट ऑर्डर में ये बढ़ते हैं, और टोटल टर्म्स हमारे पास में 11 है। तो टोटल टर्म्स अगर 11 है तो देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, राइट, और एक प्लस होगा, ये हमारे पास में टर्म्स होंगे। तो ये जो भी हमारे पास में माइनस वाले टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम ही टर्म्स होंगे, 4x प्लस 7y जब हम एक्सपेंशन है तो यहाँ पे देखो टर्म्स तो सेम रहेंगे, सिर्फ साइन का चेंज होगा वहां पे। तो जो माइनस वाले टर्म्स आएंगे, ये माइनस वाले टर्म्स के साथ में, क्योंकि ये प्लस हो रहा है तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास में सिर्फ प्लस वाले टर्म्स ही बचेंगे, तो माइनस वाले टर्म्स तो सभी सभी माइनस हो जाएंगे। ठीक है, हट जाएंगे यहाँ से, सब माइनस हटा दो। यहाँ पे बचा कितना, 6 टर्म्स यहाँ पे बच रहे हैं हमारे पास में, 6 टर्म्स यहाँ पे बच रहे हैं, और यहाँ पे भी 6 टर्म्स ही बचेंगे। इसके लिए भी हमारे पास 6 टर्म्स ही बचेंगे, और दोनों के पावर सेम होंगे। ये देखो फर्स्ट टर्म है, तो इस फर्स्ट टर्म ये जो होगा, इसका और इसका पावर सेम होगा, तो ये ऐड हो जाएगा उसके साथ में। तो जो भी टर्म्स हमारे पास में बचे हुए हैं वो इसके पहले वाले 4x प्लस 7 से ऐड हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको जो मिलेगा दैट विल बी नथिंग बट 6 ओनली। ठीक है, तो 6 टर्म्स हमको मिलेंगे, दैट मींस कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा है। ओके, वेरी क्लियर। नेक्स्ट, if the coefficient of the 7th and the 13th term in the expansion of 1 plus x raised to n is equal, then n की वैल्यू क्या है वो हमको बताना है। ओके,
तो बोला है 7th और 13th टर्म का एक्सपेंशन जो है फॉर 1 प्लस एक्स रेज टू एन, इसका कोएफिशिएंट सेम है। तो सबसे पहली चीज है, अगर हमको 7th टर्म का यहाँ पे कोएफिशिएंट चाहिए तो क्या होगा वो 7th टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, इट विल बी, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास पता नहीं है, तो एन सी 7 है, तो एन सी 7 है। देखो हमारे पास में टी आर का फॉर्मूला था, टी आर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन सी आर, ओके, एन सी आर इंटू एक्स रेस टू, यहाँ पे क्योंकि 1 है पहला तो यहाँ पे 1 रेस टू आर हो जाएगा, एंड एक्स रेस टू हमारे पास में जो मिलेगा दैट विल बी एन माइनस आर। बट क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट से डील करें तो इसकी हमको जरूरत भी नहीं है, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट से। तो अगर यहाँ पे 7 है दैट मीन्स कि आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू विल बी 6, और यहाँ पे अगर 13 है तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, दैट विल बी 12। It's trying to say that कि NC6 is equal to NC12, ये हमको कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, वेरी क्लियर, यही कहा जा रहा है हमको। तो यहाँ पे बोला है कि हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए n की वैल्यू, ठीक है, n की वैल्यू चाहिए। अब देखो एक चीज हमको और पता है कि NCR इज इक्वल टू NC n माइनस आर, ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास में, एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला है ये हमारे पास में। तो क्या हम कह सकते हैं कि therefore NC n माइनस 6 इज इक्वल टू NC12, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अब ये भी देखो हमने बताया था एक बार पहले कि अगर NCR इज इक्वल टू NCK तो R और K इक्वल हो जाएंगे, दैट मीन्स कि n माइनस 6 इज इक्वल टू 12। तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 12, देन यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 6 उस साइड जाएगा ऑन द अदर साइड, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 12 प्लस 6 इज एन 18, तो यहाँ पे 18 मिलता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन लगता थोड़ा भयानक सा है, थोड़ा डरावना सा है, लेकिन है नहीं, ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। तो दैट्स इट आज के लिए सिर्फ इतने क्वेश्चन है हमारे पास में, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लेना, साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चिल्ड्रन टेक केयर एंड गुड बाय।